मेरा नाम मनप्रीत सिंह है। मेरी उम्र 23 साल है और मैं पंजाब के शहर जलालाबाद का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको अपने साथ घटी एक बिल्कुल सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो हुआ ऐसा था कि मैं अपने दोस्तों के साथ अक्सर राजस्थान घूमने जाता रहता था, क्योंकि मुझे पुराने किले देखने का बहुत शौक है। तो एक बार ऐसा हुआ कि मैं और मेरा एक दोस्त जसकरण, हम दोनों जैसलमेर गए थे कुलधरा का पुराना किला देखने के लिए। हमारे यहाँ से जैसलमेर का रास्ता 30 घंटे का है। तो जैसलमेर पहुंचने के बाद हम बहुत थक गए थे, रात भी हो चुकी थी, इसलिए रात में हम वहां गुरुद्वारा साहिब जाके रुक गए। जिस जगह हम रुके थे कुलधरा फोर्ट वहां से करीब 20 किलोमीटर दूर था, इसलिए हम सुबह सुबह ही वहां जाने के लिए निकल गए। कुलधरा फोर्ट पहुंच के सबसे पहले हमने वहां चौकीदार के पास अपनी बाइक रोक के पर्ची कटवाई और फिर हम अंदर किले में जाके घूमने लगे। अब हुआ यूं कि जब हम अंदर घूम रहे थे तो वहां हमें एक बूढ़ी औरत भी घूमती दिखाई दी। उसका चेहरा कुछ अजीब सा था, जैसे जला सा हुआ हो, लेकिन हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हमें लगा शायद बुढ़ापे की वजह से उसका चेहरा ऐसा हो गया होगा। हम वहीं किले में आधे घंटे तक घूमते रहे और इस पूरे टाइम वो बूढ़ी औरत भी हमारे आसपास ही घूम रही थी। फिर कुछ देर बाद वो हमारे पास आई और हमसे पूछने लगी कि बेटा, तुम्हारा घर कितनी दूर है? हमने कहा, जी हमारा घर तो बहुत दूर है, कम से कम 800-900 किलोमीटर दूर। तो वो बोली कि यहाँ किस लिए आए हो, रहने आए हो क्या? हमने कहा नहीं नहीं, यहाँ इतनी दूर खंडर में हम क्यों रहने आएंगे, हम तो बस यहाँ घूमने आए हैं। वो बोली ठीक है, और बस इतना कह के वो सामने एक खंडर से कमरे की तरफ जाने लगी और जाते जाते ही वहां से गायब हो गई। वो देख के हमें लगा कि शायद वो अंदर से कहीं और चली गई होगी। हमने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया और आगे चले गए। फिर कुछ घंटे बाद हम घूम घाम के उसी जगह वापस आए तो देखा कि वहां एक चुनरी जमीन पे पड़ी थी। ये वही चुनरी थी जो उस बूढ़ी औरत ने ओढ़ी हुई थी। मेरे दोस्त ने वो चुनरी उठा ली, बोला ये तो बहुत बढ़िया चुनरी है, अगर वो माताजी मिलेंगी तो उनको दे देंगे। लेकिन वो औरत हमको नहीं मिली, तो हम दोनों बाहर गेट कीपर के पास आए और उसको वो चुनरी दे दी। बोला कि अगर वो माताजी बाहर आए तो ये उनको दे देना। तो गेट कीपर बोला, कौन सी माताजी की बात कर रहे हो, यहां तो कोई माताजी नहीं आई। हमने कहा वही जो हमारे साथ साथ यहां घूम रही थी। वो बोला नहीं, यहां तो ऐसी कोई औरत आई ही नहीं, बल्कि आज तो यहां आपके अलावा और कोई भी औरत नहीं आई थी। उसकी बात सुन के हमें बहुत हैरानी हुई। फिर हम वो चुनरी वहीं छोड़ के जल्दी से वहां से निकल गए। शायद वो औरत कोई प्रेत आत्मा थी जो वहां भटक रही थी। मेरा नाम नाहिदा है और मैं बांग्लादेश की रहने वाली हूं और यहाँ एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूं। आज मैं आपको अपने साथ घटी एक बिल्कुल सच्ची घटना के बारे में बताने जा रही हूं। इसकी शुरुआत हुई थी साल 2019 से। अगस्त का महीना था। मेरा एक बॉयफ्रेंड था सलमान, और उन दिनों उसके एब्यूजिव नेचर की वजह से मेरा उससे ब्रेकअप हुआ था। मैं उससे बहुत प्यार करती थी, इसलिए ब्रेकअप के बाद मुझे इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया। मैंने सोच लिया था कि अब मैं किसी और के साथ रिलेशनशिप में नहीं जाऊंगी। लेकिन फिर करीब एक हफ्ते बाद फेसबुक पर किसी अननोन आईडी से मेरे पास एक मैसेज आया। मैसेज में लिखा था, आमी बोरो एका, मतलब मैं बहुत अकेला हूं। मुझे यकीन था कि ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड ही है जो फेक आईडी से मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए मैं भी उससे बात करने लगी। लेकिन जल्दी ही मुझे समझ आ गया कि ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं था, बल्कि एक दूसरा लड़का था, अरमान। अरमान बहुत अच्छी नेचर का लड़का था और मुझसे बहुत अच्छे से बात करता था। जल्दी ही हम दोनों की
अच्छी दोस्ती हो गई। वैसे तो वो उम्र में मुझसे 10 साल बड़ा था, लेकिन उससे बात करते हुए मुझे कभी ऐसा महसूस ही नहीं होता था। जल्दी ही वो मेरा बेस्ट फ्रेंड बन गया। हम दोनों मिलने भी लगे थे, कभी शाम को ब्रिज के पास तो कभी उसकी कॉलोनी में। कई बार वो मेरे कॉलेज भी आ जाता था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन फिर मैंने नोटिस किया कि कुछ ही दिनों बाद मेरी तबीयत बहुत खराब होने लगी थी। मुझे हर समय फीवर रहने लगा, हर समय बॉडी में वीकनेस महसूस होती। कई बार अचानक मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती। मुझे ऐसी ऐसी चीजें दिखाई देने लगी थी जो कि वहां होती ही नहीं थी। हर वक्त ऐसा महसूस होता जैसे कोई मेरे आसपास है। मुझे हेलुसिनेशंस तो होने ही लगी थी, साथ ही साथ मुझे बहुत ही डरावने सपने भी आने लगे थे। अंधेरे में किसी साए का दिखाई देना, चीजों का अपने आप इधर से उधर हो जाना, ये सब तो जैसे रोज की ही बात हो गई थी। जब भी मैं बेड पे लेटती, ऐसा लगता जैसे मेरा बेड अपने आप हिल रहा है। पहले तो मैंने अपने आप को यही समझाने की कोशिश की कि ये सब सिर्फ मेरा वहम है, शायद मुझे ही ऐसा लगता है। लेकिन फिर जब ये चीजें आए दिन बढ़ने लगी तो एक दिन मैंने अपने मम्मी पापा को भी इस बारे में बता दिया। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। साल 2019 खत्म होते होते एक दिन अचानक से मेरी मम्मी की डेथ हो गई, जबकि उनको कोई भी बीमारी नहीं थी, ना उनकी एज ज्यादा थी। डॉक्टर्स भी नहीं बता पा रहे थे कि उनकी डेथ कैसे हुई। कोई डॉक्टर कहता कि उनकी डेथ ब्रेन हेमरेज से हुई है, तो कोई कहता कि उनको हार्ट अटैक आया था। मम्मी के जाने के बाद हमारी फैमिली में चीजें बद से बदतर होने लगी। फैमिली में हम सबके बीच छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। इस बीच साल 2020 में कोरोना वायरस आया, तो उस दौरान मुझे और ज्यादा हेलुसिनेशंस होने लगी। मेरे पापा जो मुझसे इतना प्यार करते थे, वो मुझसे ऐसा सुलूक करने लगे जैसे मैं उनकी कुछ लगती ही ना हूं। मुझे फिर से ब्रेक डाउन होने लगा, ना सिर्फ मेंटली बल्कि फिजिकली भी। लेकिन मेरे इस पूरे बुरे समय के दौरान अरमान मेरे साथ था और मुझे हर तरह से सपोर्ट करता था। कुछ ही टाइम बाद उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज भी कर दिया। मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। वो मुझे बहुत सपोर्ट करता था और उसी के सपोर्ट की वजह से मैं जिंदा रह पा रही थी। फिर साल 2020 में एक दिन मेरे एक बहुत क्लोज कजन का किसी ने मर्डर कर दिया। उसके मर्डर से तो हमारी पूरी फैमिली ही टूट गई। सब लोग बहुत परेशान थे। ऊपर से मेरी हालत दिन पर दिन बुरी होती जा रही थी। लेकिन मैं अपनी फैमिली में किसी को कुछ बता भी नहीं सकती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि कोई मेरी बात पे यकीन नहीं करेगा। फिर साल 2021 में मेरी दादी की भी डेथ हो गई। वो 85 ईयर्स की थी। उनकी डेथ बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन उनकी मौत से 2-3 हफ्ते पहले दादी ने मुझे बताया था कि उनको भी कुछ अजीब अजीब चीजें घर में दिखाई देने लगी हैं। फिर दादी की मौत के करीब 1 महीने के अंदर ही मेरे बॉयफ्रेंड अरमान की मदर की भी डेथ हो गई। समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। हम दोनों ही बस एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन उसकी मम्मी की डेथ के बाद उनके घर में और भी बुरी बुरी चीजें होने लगी थी। इसलिए एक दिन वो लोग एक बहुत ही फेमस इमाम साहब के पास मदद के लिए गए। पहले दिन इमाम साहब ने बस उसका और उसके पेरेंट्स का नाम पूछा। फिर अगले दिन इमाम साहब ने बताया कि जिस जिन को मैंने तुम्हारे घर को देखने के लिए भेजा था, उसने मुझे बताया है कि तुम्हारे घर में 3 शैतान जिन हैं जो तुम्हारे साथ ही रहते हैं। उन तीनों को तुम्हारे साथ बहुत बुरा करने के लिए भेजा गया है। यही वजह थी कि अरमान को कोई भी अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही थी। गरीबी उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। उसकी हेल्थ भी उन शैतान जिन की वजह से ही खराब होती जा रही थी। इतना ही नहीं,
पिछले कुछ टाइम से मेरे साथ भी जो कुछ हो रहा था वो इसीलिए हो रहा था क्योंकि मैं उसके साथ थी। उन शैतान जिन्नात को उसके ऊपर ब्लैक मैजिक करके छोड़ा गया था। जब मुझे ये पता चला तो मैं समझ गई कि पिछले कुछ समय से मेरे साथ जो कुछ हो रहा था वो क्यों हो रहा था। और इस सब की शुरुआत मेरी अरमान से बात शुरू होने के बाद से ही हुई थी। अरमान ने मेरे और मेरे पेरेंट्स का नाम भी इमाम साहब को बताया था, लेकिन हमारे रिश्ते के बारे में उनको नहीं बताया। तो अगले दिन इमाम साहब ने खुद ही बता दिया कि तुम इस लड़की से प्यार करते हो ना। इमाम साहब ने बताया कि वो शैतान जिन इस लड़की को भी परेशान कर रहे हैं क्योंकि अब ये तुमसे जुड़ चुकी है। ना सिर्फ ये बल्कि इसकी फैमिली पर भी उनका असर हो रहा है। तुम पे उन जिन्नात को छोड़ा ही इसलिए गया है कि वो तुमको एक दर्दनाक मौत दे सकें, और वो लड़की तुम्हारी होने वाली बीवी है, इसलिए ये उसको भी परेशान कर रहे हैं। वो तुमको हर तरफ से परेशान कर देना चाहते हैं। ये शैतान जिन बहुत ताकतवर हैं, लेकिन अल्लाह से ताकतवर और कोई नहीं है। उनको हटाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझसे जो कुछ भी हो पाएगा मैं वो करूँगा। इतना कह के उन्होंने पानी लिया और उसमें कुछ पढ़ के फूंक मारी और फिर वो पानी अरमान को दे दिया। उन्होंने हम दोनों के लिए 2 ताबीज़ भी दिए। बोला इनको हर समय तुम्हें पहने रखना होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि ये सब बस कुछ समय के लिए ही तुम्हें उनसे बचा पाएगा। अगर तुम्हें उन शैतान जिन्नात से पूरी तरह से बचना है तो हमें उस काले जादू को ही काटना होगा। हम दोनों ने वो ताबीज़ पहन लिए। वो पानी जो उन्होंने हमें दिया था वो हमें हर रात पीना था और पूरे घर में छिड़कना था। हमने कुछ दिन ऐसा ही किया। इससे हमारी हेल्थ ठीक होने लगी। मेरी फैमिली में भी जो छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे थे वो भी बंद हो गए। धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा, लेकिन मुझे अभी तक समझ नहीं आया था कि अरमान के साथ कोई ऐसा क्यों करेगा, उस पर ब्लैक मैजिक कोई क्यों करवाएगा। हमारे रिश्ते की शुरुआत से ही मैं उससे ये पूछती थी कि क्या पहले उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी, लेकिन वो हर बार मना कर देता था। मुझे थोड़ा शक भी होता क्योंकि वो 29 साल का था और आज तक उसकी लाइफ में कोई लड़की ना आई हो, यह मानना बहुत मुश्किल था। लेकिन फिर भी मैंने उसकी बात पे यकीन कर लिया। फिर साल 2021 की शुरुआत में एक दिन मैं यूं ही उसका फेसबुक प्रोफाइल चेक कर रही थी तो उसके प्रोफाइल में मुझे 2017 की एक पोस्ट मिली जिसमें उसने अपनी फैमिली की एक फोटो डाली हुई थी। फोटो में अरमान के साथ एक लड़की खड़ी थी। मुझे लगा शायद वो लड़की उसकी कोई पुरानी गर्लफ्रेंड होगी। उस लड़की का फर्स्ट नेम भी वही था जो मेरा है। मैंने सोचा कि इससे बात करती हूँ, पता तो चले कि ये है कौन। मैंने फेसबुक पे उसका प्रोफाइल सर्च किया तो जल्दी ही वो मुझे मिल गई। पहले तो मैं उससे नॉर्मल बातें ही कर रही थी। मैंने उसे अपने और अरमान के बारे में नहीं बताया, लेकिन बातों से ही पता चल रहा था कि वो लड़की बहुत रूड है। मतलब वो बहुत ही बदतमीज टाइप लड़की थी। फिर मैंने उसको अपने और अरमान के बारे में बताया। कहा कि मैं अरमान की वाइफ हूँ। वो बोली अच्छा तुम उसकी वाइफ हो, उसने बताया नहीं तुमको कि उसकी वाइफ मैं हूँ। उसकी ये बात सुन के तो मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अरमान ऐसी बात मुझसे कैसे छुपा सकता है। जब मैंने अरमान से इस बारे में पूछा तो वो रोने लगा। बोला वो मुझे खोना नहीं चाहता था, इसलिए उसने मुझे ये सब नहीं बताया। उसने बताया कि वो लड़की बहुत बुरी है, वो उससे और उसकी फैमिली के साथ बहुत बुरा सलूक करती थी। वो उसकी बीमार माँ से ही घर का सारा काम करवाती थी, और अगर कभी उसकी माँ किसी काम के लिए मना करती तो वो बाहर बीच सड़क पे जाके उनको गंदी गंदी गालियां देने लगती। अरमान ने बताया कि उसको ये भी नहीं पता कि उन दोनों की शादी कैसे हो गई। वो तो जैसे अपने होश में ही नहीं था जब उसकी शादी हो रही थी। ना उसको ये याद कि उसने निकाहनामा कब साइन किया था
ये सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि उसको पता भी नहीं चला और वो उसकी वाइफ बन गई। उसकी वाइफ को लगता था कि वो लोग बहुत अमीर हैं, बहुत पैसे वाले हैं, और शायद इसीलिए उसने उनके ऊपर कुछ करवा दिया था जिससे कि वो अरमान से शादी कर सके। लेकिन शादी के बाद उसको पता चला कि वो लोग इतने अमीर नहीं हैं जितना उसको लग रहा था। फिर वो उनके साथ बहुत बुरा सलूक करने लगी और फिर एक दिन वो उनके घर से चली गई। फिर इसके कई महीने बाद मेरी और अरमान की बात शुरू हुई। ये सब पता चलने के बाद मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। हम दोनों का रिश्ता इतना आगे बढ़ चुका था कि मैं उसको छोड़ नहीं सकती थी। आखिर में मैंने फैसला किया कि मैं उसके साथ रहूंगी और इस मुसीबत का हम मिल के सामना करेंगे। तब मैंने अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला लिया, उससे शादी करने का फैसला। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था क्योंकि मैं एक बहुत ही रिच और इन्फ्लुएंशियल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। उसको डर था कि वो मेरी फैमिली से कैसे बात करेगा। लेकिन मैं फैसला कर चुकी थी कि मेरी शादी होगी तो सिर्फ उसी से। जब इमाम साहब ने हमें वो ताबीज़ पहनने को दिए तो 1 महीने में ही हमारी तबीयत में सुधार होने लगा था। फिर 1 महीने बाद इमाम साहब ने वापस अरमान को अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा कि अब तुमको उस ब्लैक मैजिक को पूरी तरह से काटने के लिए एक काम करना होगा। तुम्हें क्या करना है वो मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन ये काम तुमको खुद ही करना होगा और ये काम बहुत खतरनाक है। अगर तुमसे चूक हुई तो इसमें तुम्हारे साथ साथ मेरी जान भी जा सकती है और हमारी फैमिली की जान भी खतरे में पड़ सकती है। लेकिन इस काम में मेरे जिन तुम्हारी मदद करेंगे। उन्होंने बताया कि थर्सडे ठीक रात 3 बजे तुम्हें एक कब्रिस्तान में जाना होगा और एक ऐसी लाश को ढूंढना होगा जिसको दफनाए 24 घंटों से ज़्यादा ना हुए हों। जब तुम्हें ऐसी लाश मिल जाए तो तुम्हें उसके कफन से एक टुकड़ा काट के लाना होगा। इसके बाद तुम मस्जिद के बाहर आके एक जानवर की कुर्बानी दोगे। कफन का वो टुकड़ा जो तुम्हारे पास होगा तुम उस कुर्बानी किए गए जानवर के खून से भिगो के मस्जिद के अंदर आ जाओगे और उस खून में भीगे कफन के टुकड़े से हम उन शैतान जिन्नात को अपने काबू में करेंगे और तुम पे किए गए ब्लैक मैजिक को काट देंगे। लेकिन ये सब कुछ हमें दिन निकलने से पहले ही करना होगा। अगर हमसे कोई चूक हुई तो वो जिन हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये काम बहुत मुश्किल था लेकिन हमें ये करना ही था क्योंकि इसके अलावा उस ब्लैक मैजिक को काटने का और कोई तरीका नहीं था। मुझे सबसे ज़्यादा अरमान के लिए डर लग रहा था कि कहीं ये सब करते हुए उसे कुछ हो ना जाए। सबसे मुश्किल था ऐसी कब्र को ढूंढना जिसको 24 घंटे पहले ही दफनाया गया हो। फिर 2-3 हफ्ते ढूंढने के बाद हमें ऐसी ही एक कब्र मिल गई। उस लाश को 1 दिन पहले ही दफनाया गया था। थर्सडे की रात ठीक 3 बजे जब अरमान उस कब्र के पास जा रहा था तो उसको आसपास उन शैतान जन्नात के होने का भी एहसास हो रहा था। वो पीछे से उसका नाम लेके बार बार उसको आवाज़ दे रहे थे, कभी उसकी माँ की आवाज़ में तो कभी उसकी पिछली वाइफ की आवाज़ में। लेकिन वो नहीं रुका। कब्र के पास पहुंच के उसने कब्र को खोदना शुरू किया और कुछ देर खोदने के बाद वो लाश बाहर आ गई। लेकिन जब वो उस कफन का टुकड़ा काट रहा था तो अचानक से वहाँ का मौसम बहुत खराब हो गया। तेज तूफान आने लगा। उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन फिर उसने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दिया जिससे तूफान थोड़ा शांत हुआ। इस बीच उसको वहाँ एक बड़ा सा सांप भी दिखाई दिया। लेकिन आयतुल कुर्सी पढ़ने के बाद वो सांप भी वहाँ से गायब हो गया। फिर वो जल्दी से मस्जिद पे पहुंचा तो इमाम साहब पहले से ही उसका मस्जिद के बाहर इंतजार कर रहे थे। फिर इमाम साहब ने दुआ पढ़ते हुए कुर्बानी दी और उस कफन के टुकड़े को उस जानवर के खून से भिगो दिया। फिर वो दोनों उस जानवर की लाश को वहीं छोड़ के मस्जिद के अंदर चले गए। अंदर जाके इमाम साहब को बाकी जो कुछ करना था
वो सारा काम किया और उस ब्लैक मैजिक को काट दिया। उन्होंने किसी तरह उन तीनों शैतान जिन्नातों को एक छोटी सी शीशी में उस भीगे कफन के साथ बंद कर दिया। तब तक फजर की नमाज का भी टाइम हो गया था। फिर जब वो मस्जिद से बाहर आए तो देखा कि वो कुर्बानी वाली लाश बाहर से गायब हो चुकी थी। यहां तक कि जमीन पे खून की एक बूंद तक नहीं थी। फिर इमाम साहब ने अपने जिन से उस शीशी को कहीं दूर जंगल के बीच ले जाके जमीन के नीचे दबा के आने को कहा, किसी ऐसी जगह पर जहां कोई आता जाता ना हो। उनके जिन ने ऐसा ही किया। जब इमाम साहब को पता चला कि सारा काम ठीक से हो गया है, तब जाके उन्होंने राहत की सांस ली। उन्होंने हमें कभी ये तो नहीं बताया कि ये सब किसने किया था, लेकिन उन्होंने अरमान से ये जरूर कहा था कि जिस इंसान से तुम दूर हो गए हो उससे हमेशा दूर ही रहना। अब सब कुछ ठीक है। फिर मार्च 2022 में अरमान का उसकी पहली वाइफ से तलाक हो गया। कुछ ही टाइम बाद उसने अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर लिया। फिर तमाम तरह की परेशानियों का सामना करते हुए अगस्त 2022 में हमारी शादी हो गई। उसी महीने में जब हमारी पहली बार बात हुई थी। ये थी मेरी पूरी स्टोरी। शायद आप लोगों को इतनी डरावनी ना लगे, लेकिन हमने अपने प्यार के लिए बहुत सारी मुसीबतों को झेला था और आखिर में हमारे प्यार की ही जीत हुई। आज मैं आपको अपने जानने वालों के साथ घटी 2 बिल्कुल सच्ची घटनाओं के बारे में बताना चाहती हूं। ये पहली कहानी मेरे मामा की बेटी ने मुझे बताई थी। तो हुआ यूं था कि मेरे मामा का परिवार पहले गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहते थे, जो बिल्कुल मेरे मामा के ससुराल के पास ही बने थे। इसलिए मामा के बच्चे ज्यादातर अपने नाना नानी के घर पे ही रहते थे। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद वो लोग एक दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए। अब इस नए घर में मेरे मामा की लड़की का जो कमरा था, उसमें उसके साथ बहुत अजीब अजीब इंसिडेंट्स होते थे। वो बताती थी कि रात में सोते हुए उसके साथ हर रात स्लीप पैरालिसिस होता है। रात में उसको अपने कमरे में किसी और का भी प्रेजेंस फील होता था। उसको नींद भी बहुत देर से ही आती थी। एक बार तो ऐसा हुआ कि रात में सोते सोते जब उसे स्लीप पैरालिसिस हुआ और उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि एक बहुत भयानक जला हुआ खून से लथपथ चेहरा ठीक उसके चेहरे के सामने था। उसने एकदम से डर के आंखें बंद कर लीं तो वो चेहरा वहां से गायब हो गया। वो ये सब अपने मम्मी पापा को भी बताती थी, लेकिन वो लोग उसकी बातों पे ज्यादा ध्यान ही नहीं देते थे, बल्कि उल्टा उसी को बोलते कि तू ज्यादा फिल्में देखती है इसलिए ये सब होता है। कई बार जब मैं उनके घर जाती तो वो मुझे भी इन सब चीजों के बारे में बताती। कुछ टाइम तक ऐसा ही चलता रहा। फिर किसी ने उन्हें बताया कि उसके रूम में जो आईना है वो ठीक उसके बेड के सामने है, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। वो आईना भी बहुत बड़ा था। ये सब बातें उसके घर वालों को मनगढ़ंत लगती थीं, लेकिन फिर भी उन्होंने वो आईना वहां से हटा दिया और आईना हटाते ही उसके साथ वो सब होना बंद हो गया। अब उसको नींद भी पूरी आने लगी थी, जिसका मतलब था कि वो सब पक्का उस आईने की वजह से ही हो रहा था। अक्सर लोग बताते हैं कि सोते समय आईना बेड के ठीक सामने नहीं होना चाहिए। मैंने भी कभी इन बातों पे गौर नहीं किया, लेकिन जब मेरी कजन के साथ ये सब हुआ तो मुझे इन बातों पे यकीन हो गया। इसके अलावा एक और बात उसने मुझे बताई थी, वो ये कि जब वो नाना नानी के घर भी जाती थी तो कई बार रात में सोते समय उसको अपने कानों में किसी छोटे बच्चे की आवाज सुनाई देती। पहले तो वो आवाज बहुत धीरे आती थी, लेकिन धीरे धीरे वो आवाज जोर जोर से इतनी तेज हंसी की आवाज में बदल जाती कि उसको अपने कानों पे हाथ रखना पड़ता था। कुछ सेकंड्स तक ऐसा होता और फिर अचानक से सब कुछ एकदम से शांत हो जाता। उसको लगता था कि ये शायद उसी स्लीप पैरालिसिस की वजह से हो रहा। उसको लगता कि ये सब शायद
उसी स्लीप पैरालिसिस की वजह से होता होगा, इसलिए वो भी ज्यादा ध्यान नहीं देती और बस सो जाती। एक दिन उसने अपनी नानी को ये बात बताई तो उसकी नानी बोली कि उनके साथ भी पिछले कुछ दिनों से ऐसा ही हो रहा है। दोपहर हो या रात हो, जब भी वो सोने के लिए लेटती तो उनको अपने कानों में किसी छोटे बच्चे के रोने की या हंसने की आवाज सुनाई देती। नानी जल्दी से नाना को भी उठा के उनसे ये पूछती, लेकिन नाना को कोई आवाज नहीं आती थी। फिर कुछ दिन बाद उनका एक पड़ोसी उनके घर आया तो उनको पता चला कि वहां तो आसपास कोई छोटा बच्चा था ही नहीं जो रात में इस तरह से रोए। इसके बाद से वो हर रात गीता का पाठ करके ही सोती थी। ये दूसरी कहानी जो मैं आप बता रही हूं, ये इसी साल हुआ था। हुआ यूं था कि अभी कुछ दिन पहले हमारी एक पड़ोसन हमारे घर आई थी। असल में यहां उनका मायका है और उनका ससुराल भी यहीं हमारे शहर में ही पड़ता है। तो उसने बताया कि 1 साल पहले जनवरी के महीने में उनके ससुर बहुत बीमार हो गए थे। तो एक रात जब उनके ससुर अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे तो उनके घर के बाहर मोहल्ले के 2 कुत्ते उनके कमरे की खिड़की की तरफ देख के बहुत जोर जोर से भौंके जा रहे थे। घर के सब लोगों ने यह देखा था। ऐसा माना जाता है कि कुत्तों में ऐसी सेंस होती है कि वो सब भी देख और सुन पाते हैं जिसको हम इंसान नहीं देख पाते। कुत्तों के लगातार भौंकने को देखकर वो लोग भी थोड़ा डर गए। उन्होंने उनके कमरे की खिड़की बांध दी और फिर वो सब सोने के लिए चले गए। लेकिन अगले दिन जब वो लोग सो के उठे तो देखा कि उनके ससुर की मौत हो चुकी थी। साथ ही बताऊं कि हमारे यहां एक रिचुअल होता है जिसमें कि अंतिम संस्कार के बाद 11वें दिन बेटा अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए किसी पीपल के पेड़ के नीचे उनकी पसंद का खाना, चाहे वेज हो या नॉन वेज, एक थाली में सजा के रख के आता है और वहां से वापस आते समय पीछे मुड़ के नहीं देखना होता। तो जब उनके ससुर की मौत के बाद 11वां दिन आया तो उनका पति रात में अकेले खाना देने जाने में डर रहा था। तो उनका एक दोस्त उनके साथ चला गया। उनका वो दोस्त इस तरह की चीजों को नहीं मानता था और उस दिन भी वो इन बातों का मजाक बनाने लगा। फिर वो दोनों मिलके पीपल के पेड़ के पास गए और वहां थाली रख के वापस आने लगे। उनका दोस्त भी जानता था कि पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, लेकिन फिर भी अपनी जिद में उसने पीछे मुड़ के देख लिया। उसने देखा कि पीछे पेड़ के नीचे 2 कुत्ते उस खाने को खा रहे थे। ये देख के वो फिर से मजाक उड़ाने लगा कि ये खाना तो कुत्ते खा रहे हैं। इसके बाद वो दोनों घर आ गए। सब कुछ नॉर्मल था, कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई। फिर 1 साल बाद उनके ससुर की पुण्यतिथि आई। उस दिन भी सब कुछ ठीक ठाक हो गया, लेकिन इसके कुछ ही दिनों बाद पता चला कि उनका वही दोस्त एक एक्सीडेंट में बहुत बुरी तरह मारा गया। उसका एक्सीडेंट हमारे घर के पास ही हुआ था। उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी, बीच बीच में बिजली भी गिर रही थी। वो अपने एक दोस्त के साथ बाइक से जा रहे थे और अचानक से बिजली वहां लगे एक पोल पे गिरी और वो भी उस पोल के पास जाके गिर गया। हैरानी की बात थी कि उसका दूसरा साथी जो बाइक चला रहा था उसको कुछ भी नहीं हुआ, बस हल्की फुल्की खरोंचें आई थी, लेकिन उसने वहीं दम तोड़ दिया। पास में ही 2 नाइट गार्ड्स थे। उन्होंने जल्दी से उनको हॉस्पिटल पहुंचाया। उन गार्ड्स ने ही बाद में उसके घर वालों को बताया कि जब वो नीचे गिरा तो गिर के एक बार उठ के खड़ा हुआ था। तब उन लोगों ने देखा कि उसकी दोनों आंखों की आई बॉल्स बाहर लटकी हुई थी, जैसे स्प्रिंग बॉल लटकी हों। बस उसके बाद वो 2 कदम चला और फिर से गिर गया। इस एक्सीडेंट की खबर हमारे यहाँ की न्यूज़ में भी आई थी। ये एक्सीडेंट रात ठीक 3 बजे हुआ था। हम सब लोग समान धार्मिक नहीं होते, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको ना चाहते हुए भी हमें मानना ही पड़ता है, और ऐसी चीज़ों का मजाक बनाने का अंजाम कभी भी अच्छा नहीं होता।
मेरा नाम एबी है। आज मैं आपको दो सच्ची कहानियों के बारे में बताने जा रही हूँ। ये पहली कहानी जो मैं बता रही हूँ, ये मुझे मेरी एक कज़न सिस्टर ने बताई थी, जिसकी उम्र अभी 32 साल है। तो हुआ ऐसा था कि कई साल पहले जब वो 12-13 साल की थी, तो उसके पापा के एक बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। और पापा के दोस्त की तब नई नई शादी हुई थी। उन्होंने लव मैरिज की थी। वो बताते थे कि शादी के कुछ टाइम बाद तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर अचानक से उनकी वाइफ बहुत अजीब अजीब हरकतें करने लगी। पता नहीं उसको क्या हो गया था, वो बहुत अजीब ही तरीके से बिहेव करने लगी थी। कई बार दोपहर में या रात के टाइम वो लोग उसको ढूंढते तो देखते कि वो छत पे बिल्कुल अकेली खड़ी रहती थी। उसने घर का खाना खाना भी बंद कर दिया था। बस रात में कभी भी एकदम से नॉनवेज मांगने लगती। उसको नॉनवेज लाके भी देते तो वो सबके सामने नहीं खाती थी, सबके जाने के बाद अकेले में खाती थी। कभी अपने पति को बुलाना होता तो आवाज देके कभी नहीं बुलाती थी, हमेशा फोन में मैसेज करके बुलाती। एक बार उन अंकल को कहीं जाना था, तो वो उनको हमारे घर ले आए कुछ घंटे रुकने के लिए। जब वो हमारे घर आई तो अजीब ही तरीके से स्माइल करते हुए हमसे बोली, कैसे हैं आप लोग? और इतना कह के वो सीधा अंदर मेरे रूम में मेरे बेड पे जाके लेट गई, बिना कुछ बोले। और बेड पे भी वो अजीब ही तरीके से लेटी हुई थी, अपने चारों हाथ पैर फैला के। हमें लगा शायद वो बहुत थकी होंगी, इसलिए हमने भी उनसे कुछ नहीं पूछा। फिर जाते हुए उन अंकल ने कहा कि इसको अकेले ही रहने देना, इसके पास मत जाना। हम में से कोई भी उनके पास नहीं गया। वो भी सारा टाइम बस सोती रहीं। फिर शाम को जब वो सो के उठी, तब हमारे घर में शाम की आरती चल रही थी, लेकिन वो एक कोने में ही अंधेरे में खड़े होके हमें देखने लगी, हमारे पास नहीं आई। फिर आरती खत्म होने के बाद जब हमने उनको प्रसाद दिया, तो उन्होंने वो प्रसाद भी नीचे फेंक दिया और बुरी तरह चिल्लाने लगी। हमें तो समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं। मेरे मम्मी पापा ने उनके पास जाके उनसे बात करने की कोशिश की, तो वो चिल्लाते हुए वहां रखा सारा सामान उनके ऊपर फेंकने लगी। ये देख के तो हम सभी घबरा गए। पापा ने जल्दी से उन अंकल को कॉल किया, तो वो कुछ ही देर में उनको लेने आ गए। लेकिन जब वो उनको ले जाने लगे, तो वो हम सबके सामने ही उनसे लड़ने लगी। और तब हमने देखा कि वो हम सबके सामने ही अपने चारों हाथ पैरों पर चलने लगी, जैसे कोई जानवर चलता है ना, बिल्कुल वैसे। अंकल उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो वैसे ही चारों हाथ पैरों पर चलती हुई बाहर उनकी कार तक गई और फिर उछल के कार के अंदर घुस गई। फिर जब अंकल उनको वहां से ले जा रहे थे, तो वो पलट के हमारी तरफ देख के स्माइल करने लगी। हम सब तो ये देख के बहुत डर गए। इस घटना को बीते आज कई साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी इस बारे में सोचती हूँ तो डर लगता है, क्योंकि ये सब हमारी आंखों के सामने हमारे घर में ही हुआ था। बाद में हमें पता चला था कि अंकल उनको लेकर मेहंदीपुर बालाजी गए थे। उसके बाद आंटी बिल्कुल ठीक हो गई। आज उनका एक बच्चा भी है। ये दूसरी कहानी भी मुझे मेरी इसी कज़न ने बताई थी। तो हुआ यूं था कि एक बार वो अपने कुछ दोस्तों के साथ अपने साथ काम करने वाले एक लड़के के घर गई थी। ये जो लड़का था जिसके घर वो गए थे, उसके घर में बहुत अंधेरा सा था। वो घर अजीब सा था, जैसे सालों से उसमें कोई ना रह रहा हो। साथ ही एक लड़की जो उसके साथ गई थी, वो बहुत ही सेंसिटिव थी। मतलब किसी पैरानॉर्मल या ऐसी कोई चीज उसके आसपास हो तो उसे तुरंत पता चल जाता था। तो जैसे ही वो लोग उस लड़के के घर पहुंचे, तो उसके घर में कदम रखते ही उसको बहुत ही अजीब सा महसूस होने लगा। फिर अचानक से बात करते करते वो चिल्ला के उठी और बोली कि तुम्हारे घर में जो भी है उसे कहो कि मुझे चोट ना पहुंचाए। लेकिन कुछ देर बाद ही उस लड़की के हाथ और गले पे
अजीब से स्क्रैच मार्क्स आने लगे। ये देख के वो बहुत डर गई। उसने उस लड़के से पूछा जिसका वो घर था कि उसके घर में क्या है। तो वो लड़का पागलों की तरह हंसने लगा। बोला, ये मेरा जिन है और मैं इसको पालता हूं। ये सुनते ही वो लड़की वहां से भाग गई। मेरा नाम अल्ताफ है। मैं महाराष्ट्र के एक छोटे से जिले का रहने वाला हूं। आज मैं आपको अपने साथ घटी एक सच्ची घटना के बारे में बताना चाहता हूं। ये बात आज से करीब 25 साल पहले की है। उन दिनों हम लोग एक स्लम एरिया में रहा करते थे। उस एरिया में 12 चौल थी और हर एक चौल में बहुत सारे छोटे छोटे घर बने हुए थे। वहीं पास में ही एक शमशान भूमि थी, लेकिन वो शमशान भूमि बस कहने के लिए ही थी। असल में वहां सिर्फ छोटे बच्चों को ही दफनाया जाता था। उस शमशान के एक तरफ एक सड़क थी जो सीधा चौल की तरफ आती थी और उसकी दूसरी तरफ एक बड़ा सा खाली मैदान था जहां हम सब बच्चे स्कूल से आने के बाद अक्सर खेलने के लिए जाते थे। कई बार क्रिकेट खेलते हुए हमारी बॉल उस शमशान में जाती तो मैं बॉल लेने कभी नहीं जाता था। मुझे उन बच्चों की छोटी छोटी कब्रों को देख के ही बहुत डर लगता था। तो ऐसे ही एक बार गर्मियों का मौसम चल रहा था। हमारा स्कूल सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होता था और अगली शिफ्ट दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक चलती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं और मेरा दोस्त दोपहर में स्कूल से आने के बाद उसी शमशान के साथ वाले ग्राउंड में खेलने चले गए। गर्मी बहुत तेज पड़ रही थी, इसलिए आसपास कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। अब हुआ यूं कि वहां खेलते हुए हमें मुश्किल से 15 मिनट ही हुई होंगी कि अचानक से मुझे किसी छोटे बच्चे के बहुत ही जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी। फिर कुछ देर बाद भी जब वो रोने की आवाज बंद नहीं हुई तो मैंने अपने दोस्त से पूछा कि ये कौन बच्चा इतनी देर से रोए जा रहा है। तो उसने हैरानी से पूछा, कौन बच्चा रो रहा है? मुझे तो किसी बच्चे की आवाज नहीं आ रही। लेकिन मुझे तो वो आवाज बिल्कुल साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। फिर मैं उसको लेके उस शमशान के पास गया जहां से वो आवाज आ रही थी। तो वहां हमें एक छोटा सा 6-7 महीने का बच्चा जमीन पे बैठा रोता दिखाई दिया। मेरा दोस्त मेरा हाथ पकड़ के मुझे खींच के उस बच्चे के पास ले गया। लेकिन तभी उसे पता नहीं क्या हुआ, वो एकदम से मुझे वहीं छोड़ के वहां से भागने लगा। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि ये भाग क्यों रहा है। फिर मैंने पीछे मुड़ के वापस उस बच्चे की तरफ देखा तो वो बच्चा भी वहां से गायब था। तभी मुझे भी सारी बात समझ में आ गई और मैं भी तुरंत वहां से भाग निकला। मैं इतना डर गया था कि घर पहुंचते ही बेहोश हो गया। मेरे घर वालों ने बताया कि मैं पूरे 2 घंटों तक बेहोश था। मेरा दोस्त भी बहुत बीमार पड़ गया था। फिर हमारे घर वालों ने एक मौलाना को बुलाया तो उन्होंने हमारे घर आके हम पे दम किया, जिसके बाद हम लोग ठीक हो सके। इस घटना के बाद हम दोनों फिर कभी उस मैदान में खेलने नहीं गए। मेरा नाम कपिल है। मैं फरीदाबाद का रहने वाला हूं। यह घटना मेरे साथ तब हुई थी जब मैं अपने मामा की लड़की की शादी में गया हुआ था। यह शादी से एक दिन पहले की बात है, जब घर में मेहमानों के लिए मिठाई बना के तैयार की गई थी, जैसे मीठे लड्डू वगैरह। वो सब बना के एक कमरे के अंदर रखे हुए थे और उस कमरे की रखवाली करने के लिए मुझे ही उसके बाहर बिठाया हुआ था। तो हुआ यूं कि तब शाम 7:30 बजे का टाइम होगा। मैं कमरे के सामने ही एक खाट पे लेटा उसकी रखवाली कर रहा था। फरवरी का महीना था, इसलिए अंधेरा भी जल्दी हो गया था। अब मैं वहां खाट पे लेटा ही था कि तभी मुझे वहां एक आदमी दिखाई दिया जिसने काला कंबल लपेटा हुआ था। वो आदमी बहुत लंबा था, कम से कम 6 फुट हाइट होगी उसकी। वो उसी कमरे के अंदर जा रहा था जिसमें मिठाइयां रखी थी, लेकिन मैंने उसको टोका नहीं। सोचा शायद गांव का ही कोई आदमी होगा, अंदर मिठाइयां देखने जा रहा होगा। मैंने कुछ नहीं कहा और वो आदमी अंदर चला गया।
लेकिन आधे घंटे उसका वेट करने के बाद भी वो आदमी बाहर नहीं आया। तो मैंने कमरे के अंदर जाके चेक किया, लेकिन कमरे के अंदर तो कोई भी नहीं था, जबकि मैंने खुद अपनी आंखों से उसको अंदर जाते देखा था। वो बाहर भी नहीं निकला था। पता नहीं अंदर से ही कहां गायब हो गया। मुझे नहीं पता कि वो कोई आदमी था या कुछ और। मेरा नाम आयुष है और मैं वेस्ट बंगाल के बैरकपुर में रहता हूं। ये कहानी आज से 6 साल पहले की है। तो हुआ ऐसा था कि हम जहां रहते हैं वो एक पॉश इलाका है और हमारे यहाँ सोसाइटी के बाहर बच्चों के खेलने के लिए एक गार्डन बना था। उस गार्डन के ठीक पीछे एक घर बना था, लेकिन उस घर में जो लोग रहते थे वो बहुत अजीब ही तरह के लोग थे। उनका घर बहुत आलीशान तो था, लेकिन वो अपने घर के अंदर सूरज की रोशनी तक नहीं आने देते थे। वो लोग एक जॉइंट फैमिली में रहते थे और उनके पास 3 कार्स भी थीं। मतलब उनके पास पैसा तो बहुत था, लेकिन वो कुछ करते नहीं थे। सब लोग यही बात करते थे कि इनके पास इतना पैसा कहां से आता है। सोसाइटी के कुछ लोग बताते थे कि उनके घर में कोई जिन रहता है और वही उनको इतना पैसा देता है। इसलिए उस ग्राउंड में खेलते समय मुझे हमेशा डर लगता था कि कहीं बॉल उनके घर में ना चली जाए। तो एक शाम ऐसा हुआ कि जब हम वहां क्रिकेट खेल रहे थे तो मेरे बैटिंग करते हुए ही वो बॉल उस घर के पीछे वाले बगीचे में चली गई। मुझे उस घर से वैसे ही बहुत डर लगता था, लेकिन बॉल मैंने वहां मारी थी, इसलिए मुझे ही वहां से निकालनी थी। किसी तरह डरते डरते मैं दीवार कूद के उनके लॉन में पहुंचा और बॉल ढूंढने लगा। लेकिन तभी मुझे वहां खिड़की में एक आंटी खड़ी दिखाई दी। उनकी उम्र 50-60 साल के आसपास होगी। मैंने देखा कि वो मुझे बहुत ही गुस्से से देख रही थी। मैंने उनको देखा और फिर जल्दी से अपनी बॉल उठा के बाहर आ गया। लेकिन उस दिन के बाद से ही मेरी तबीयत खराब रहने लगी। कुछ भी खाता तो उल्टी हो जाती। हर रात बुरे बुरे सपने आने लगे थे। सपने में मुझे एक औरत दिखाई देती थी, पूरे लाल रंग के कपड़े पहने। वो सपने में मुझे बहुत मारती थी और हैरानी की बात थी कि जब मैं नींद से जागता तो मार खाने के वो निशान सच में मेरी बॉडी पे बने होते थे। दिन पर दिन मेरा वेट भी कम होता जा रहा था। तो एक दिन मैंने अपनी मम्मी को सब कुछ बता दिया। मम्मी पहले से ही मुझे लेके बहुत परेशान थी। मम्मी ने मुझे बहुत डांटा और पास के ही एक मंदिर में लेकर गई। मंदिर के बाबा ने बताया कि इसके ऊपर मारण क्रिया की गई है। फिर उन बाबा ने कुछ पूजा की और मुझे एक ताबीज बना के दिया। बोला इस ताबीज को अगले 15 सालों तक बिल्कुल मत उतारना। मैंने वो ताबीज पहन लिया और वो आज तक मेरे गले में है।